हेलो स्टूडेंट्स। आज का हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट। क्योंकि इसकी पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने रक्त परिसंचरण तंत्र के भागों को हमने पढ़ना स्टार्ट किया, जिसमें हमने ब्लड और रक्त वाहिनियां यानी ब्लड जो कैपिलरीज हम लोग पढ़ चुके हैं, ब्लड वेजल्स। अब हमारा जो इसी चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह हार्ट यानी स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ह्यूमन हार्ट यानी मानव, हम लोग डेफिनेटली मानव ही पढ़ रहे हैं। तो ह्यूमन जो हार्ट है वो एक्चुअली उसकी बनावट कैसी होती है, उसकी एनाटॉमी यानी आंतरिक संरचना और बाहरी जो संरचना मॉर्फोलॉजी होती है वो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, जिसके लिए मैंने एक रफली डायग्राम बना रखा है जिसका हम लोग यूज इस वीडियो में करेंगे। तो जैसे स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि मानव एक मैमल से स्तनधारी में आता है और उच्च जंतुओं में शामिल है। सबसे एडवांस एनिमल्स ह्यूमन की बात हम करते हैं। तो मानव सहित सभी उच्च स्तनधारी जो है उनका जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर दिखाया गया, जिसमें 2 अपर जो चैम्बर्स है, कोस्ट है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आलिंद बोलते हैं, ऑरिकल्स बोलते हैं, नीचे जो होते हैं वेंट्रिकल्स बोलते हैं यानी नेले बोलते हैं। तो इसका और साथ ही मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हार्ट को लेकर डिस्कस हम लोग करें। तो मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन हार्ट की बात हम करें तो ह्यूमन हार्ट पहले बात तो ये होता है कि कहां स्थित होता है, इसकी बनावट कैसी होती है। तो ह्यूमन जो हार्ट है यानी मानव का जो हार्ट है उसकी उत्पत्ति मीजोडर्म से। सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे मीजोडर्म, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे एम्ब्रियो जब जेनेसिस प्रोसेस होता है, भ्रूण विकास का प्रोसेस जब होता है तो उसमें 3 जनस्तर बनते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडो। तो मीजोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है, यानी इसकी उत्पत्ति की बात हम करें मीजोडर्म से होती है। और ये मानव के अंदर उदर गुहा वक्ष गुहा, तो थोरेसिक कैविटी है, वक्ष गुहा के अंदर स्थित होता है। और ये होता है मीडिया स्टर्नल, यानी दोनों जो लंग्स होते हैं, दोनों लंग्स के बीच में यानी मीडिया स्टर्नल जो अवकाश होता है, जिसे हम बोलते हैं मध्य अवकाश, मध्य वक्ष गुहा अवकाश जो होता है जिसे बोलते हैं मीडिया स्टर्नल स्पेस होता है, उसके बीच होता है एक थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, थोड़ा सा लेफ्ट में। हम लोग ज्यादातर बात करते हैं हार्ट कहां होता है तो हम लोग लेफ्ट बात करते हैं। तो एक्चुअल में हार्ट जो होता है वो लेफ्ट में नहीं होता। हार्ट का जो यू कह सकते हैं कि जो शीर्ष भाग है, जो आगे का भाग है जो आप दिखाई दे पा रही वाला, ये थोड़ा सा लेफ्ट में झुका होता है हल्का सा, इसीलिए हम उसको लेफ्ट बोलते हैं। लेकिन ये होता कब है, यू कह सकते हैं ये बिल्कुल दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है, स्टर्नम जो हमारे यहाँ पर कौन सी बोन्स होती है, यू स्टर्नम होती है, तो स्टर्नम और दोनों तरफ लेग्स होते हैं, तो दोनों के बीच में जो स्पेस होता है तो उसके कौन से भाग में, अधर भाग में, क्योंकि हमारी वक्ष भाग में कौन सा भाग है, अधर। तो अधर इन आगे की ओर, ओके, पृष्ठ में आगे की ओर स्थित होता है। साथ ही इसका जो आकार होता है वो ट्राइंगल शेप में होता है, ये आप ध्यान दें, ट्राइंगल ट्राइंगल शेप त्रिकोणाकार होता है, क्योंकि इसका जो अग्र भाग होता है थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा अगर बात हम लोग करें थोड़ा शार्प होता है, त्रिकोण होता है, ट्राइंगल शेप में होता है। साथ इसकी जो अगर बात हम करें इसकी जो साइज की बात हम करें तो साइज इसकी हमारे जो हाथ होता है यानी हमारा हैंड जो होता है उसकी मुट्ठी के बराबर, यानी हमारे हाथ की जो मुट्ठी हम लोग बना सकते हैं इस मुट्ठी के बराबर इसका आकार होता है। लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर बात हम करें 12 × 9 यानी इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या होती है 9 सेंटीमीटर के लगभग होती है। तो ये हार्ट की कुछ वैसी जानकारी मैंने बताया। उसका जो वजन है अप्रोक्सीमेटली 200 ग्राम से 300 ग्राम, ओके, 200 से 300 ग्राम होता है। और ये हमारे शरीर का एक पंपिंग अंग है, पंपिंग अंग यानी मोटर के रूप में काम करता है और ये अनवरत काम करता है बिना रुके बिना थके। और हृदय एक प्रकार कर सकते हैं कि भ्रूणावकाश यानी भ्रूण के लगभग अगर बात हम करें तो 4th वीक में, ये आपको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो 4th वीक होता है, कौन सी बात है, 4th वीक में ही हार्ट का विकास यानी हार्ट बन जाता है। और हार्ट तब से लेकर व्यक्ति की मृत्यु तक अनवरत बिना रुके बिना थके काम करता है, क्योंकि हृदय की जो भित्ति होती है, ध्यान दें, हृदय की जो भित्ति होती है, वॉल होती है, उसमें हृदय यू कैसे कार्डिक मसल्स पाती है जो एक्चुअली रेखित होती है, उसकी संरचना कैसी होती है, रेखित, क्रियाविधि कैसी होती है, अनिश्चित, यू कैसे अनिश्चित होती है। ये ध्यान दें, हमारी बॉडी में 3 प्रकार की मसल्स होती है, आपने पढ़ा होगा, स्ट्रेट यानी रेखीय, एक होती है अरेखित और तीसरी होती है हृदय यानी कार्डिक। तो कार्डिक जो मसल्स है उसकी जो बनावट होती है वो तो एक्चुअली कौन सी होती है, रेखी होती है, स्ट्रेट होती है। ये जानते हैं उसके अंदर ए और यू कैसे ए और आई बैंड हल्का और गहरा बैंड पाया जाता है। लेकिन उसकी जो क्रियाविधि होती है वो होती है अनवॉलंटरी यानी इनवॉलंटरी यानी अनैच्छिक होती है, ये ध्यान देंगे। इसलिए हृदय अनवरत, हृदय में लगातार स्पंदन, लगातार एक्चुअली जो मूवमेंट होता है, यानी अगर बात हम करें सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, ये 2 मूवमेंट होता है, यानी जिसे बोलते हैं संकुचन और शीतलन। लगातार इसी संकुचन और शीतलन की वजह से पूरी बॉडी के सभी अंगों तक ब्लड का
पंपिंग यानी ब्लड शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त आता है और शुद्ध ब्लड जाता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पंपिंग गन, जो बिना रुके बिना थके काम करता है। तो ये मैंने इसकी साइज, आकार, आकृति बारे में बता दिया। अब स्टूडेंट्स बेसिकली बात हम करते हैं कि हृदय यानी एक वक्ष गुहा में तो स्थित होता है, लेकिन हृदय के चारों ओर एक झिल्ली होती है यानी दोहरी, हृदय एक दोहरी झिल्ली, ध्यान दें, दोहरी झिल्ली यानी मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन से स्थित एक परिअर्धावरण यानी पेरिकार्डियल, ये ध्यान से सुने, पेरिकार्डियल यू कह सकते हैं गुहा, कैविटी, यानी यानी इसको हिंदी में बोल सकते परिअर्धावरण, परिअर्धावरण गुहा में स्थित होता है, यानी इसके चारों तरफ, यानी परिअर्धावरण गुहा एक सिलोमिक चैम्बर होता है, उसके अंदर स्थित होता है, यानी इसके चारों तरफ एक दोहरी झिल्ली से बनी हुई गुहा होती है। कॉमन ध्यान है उस गुहा को, यानी अगर बात करूं दोहरी झिल्ली होती है, और वो दोहरी झिल्ली क्या करती है, हृदय की भित्ति, वही हृदय की भित्ति के अलावा, हृदय की भित्ति के अलावा ये समझ लें कि ये अगर हमारा हार्ट है तो हार्ट एक झिल्ली के अंदर, यानी एक झिल्ली से बने हुए आवरण के अंदर होता है, ध्यान से सुने, ये झिल्ली जो होती है दोहरी होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, इसकी जो झिल्ली अंदर की ओर यानी यू कैसे, उसमें एक झिल्ली का नाम एपिकोर्डियल, एपिकोर्डियल, और दूसरी का नाम है पेरिकोर्डियल, पेरिकोर्डियल मेम्ब्रेन, यानी दो झिल्लियां होती है। तो हृदय एक दोहरी झिल्ली से आवृत एक गुहा, और इन दोनों झिल्लियों के बीच, इन दोनों झिल्लियों के बीच, यानी ये अगर बात कर सकते हैं, ये एक झिल्ली है और एक ये झिल्ली है। ओके स्टूडेंट, तो इसमें एक एपी और एक कौन सी पेरी है। तो एपिकोर्डियम में ध्यान दें, अब बात है इन दोनों झिल्लियों के बीच में जो कैविटी होती है, उसी कैविटी को बोलते हैं हम पेरिकार्डियल कैविटी, परिहृदयावरण गुहा। इस गुहा में विशेष प्रकार का फ्लूइड होता है, क्या होता है, यानी हार्ट, हृदय तो कहां पर है, हृदय तो ये रहा, हृदय तो ये हमारा ये, तो हृदय के चारों तरफ एक झिल्ली होती है, इस झिल्ली के भी दोनों झिल्लियों एपिकोर्डियल और पेरिकोर्डियल झिल्लियों के बीच में एक दर होता है जिसका नाम होता है पेरिकोर्डियल, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ओके, परिअर्धावरण दर्व, ये दर्व एक्चुअली क्या होता है, हृदय में जो मूवमेंट होता है, मैंने बताया हृदय का मूवमेंट अभी मैंने बता दिया स्टूडेंट, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, यानी हृदय में एक मूवमेंट होता है, हृदय लगातार मूवमेंट करता है। इसी मूवमेंट को अगर बात हम करें, इसी मूवमेंट के दौरान एक ध्वनि भी आती है जिसे हम लोग हार्ट बीट बोलते हैं, लब डब, जो हम लोग पढ़ेंगे लब डब लब डब लब डब, ये तो मूवमेंट है, ये तो एक्चुअली कौन से एक ध्वनि है, वॉल्यूम्स है, लेकिन साथ ही हृदय का जो मूवमेंट होता है, हृदय स्पंदन की बात हम करें, और हृदय स्पंदन का तो हृदय का धड़कन, और हृदय के धड़कन के दौरान दो प्रकार की कर्मी क्रिया होती है, एक होता है संकुचन, एक होता है शीतलन, यानी सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल। तो हृदय का जो मूवमेंट होता है, तो हृदय के मूवमेंट के दौरान हृदय को एक तो क्या होता है, एक तो उसकी भित्ति को नष्ट होने बचाता है, साथ ही हृदय को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, नम बनाए रखता है, यानी और हृदय का अन्य जो ऑर्गन, हृदय के पास जो अन्य ऑर्गन, लीवर है, अन्य ऑर्गन्स होते हैं, उनसे उसकी रगड़ या घर्षण को, फ्रैक्शन को क्या करता है, कम करता है। कौन, ये परिहृदयावरण दर्व, ये आप ध्यान देंगे। तो ये बेसिकली चीजें मैंने बता दी। हृदय एक सिलोमिक चैम्बर, एक सिलोम, एक गुहा के अंदर होता है, उस गुहा को हम लोग परिहृदयावरण गुहा कहते हैं। ये गुहा दोहरी झिल्ली से आवृत होती है जिसे हम लोग एपिकोर्डियम पेरिकोर्डियम कहते हैं। तो ये बेसिक, ये हृदय के बारे में हमने जानकारी दी। अब बात आती है हृदय की जो भित्ति होती है, हृदय की भित्ति की बात हम करें, ये तो हृदय के चारों ओर का जो चैम्बर था उसकी बात हम करें। अब बात आती है हार्ट वॉल, हृदय की जो वॉल होती है, उस वॉल में तीन स्तर होते हैं, यानी वहां पर 3 लेयर्स होते हैं। हृदय की अब बात किसकी चली, हार्ट की वजह से, और मैंने बता दिया कि हार्ट जो है, हार्ट की जो वॉल होती है वो एक रेखीय और अनैच्छिक पेशियां होती है, लेकिन हृदय की वॉल में 3 स्तर होते हैं। उसका जो सबसे अगर बात हम करें, सबसे बाह्यतम जो स्तर होता है उसे बोलते हैं एपिकोर्डियम, एपिकोर्डियम। इसका सबसे अंदर वाला होता है एंडोकोर्डियम, और इसके जो बीच में होता है वो होता है मीजोकोर्डियम, मीजोकार्डियम, कार्डियम हृदय। एपिकोर्डियम ये हृदय का सबसे आउटर, ध्यान दें, सबसे बाह्यतम स्तर है। एंडोकोर्डियम ये इसका कौन सा इंटरनल स्तर है, और ये इसका कौन सा मिड, यानी बीच का स्तर है, ये ध्यान दीजिए। ये हृदय का सबसे, हृदय की भित्ति का सबसे बाह्यतम जो स्तर होता है उसे हम लोग एपिकोर्डियम बोलते हैं। सर एपिकोर्डियम एक्चुअल में परिहृदयावरण जो गुहा है उसमें भी एक झिल्ली है, उस झिल्ली को भी क्या बोलते हैं, एपिकोर्डियम बोलते हैं। लेकिन यहां पर बात चल रही है हृदय वॉल की। एपिकोर्डियम ये इसका सबसे आंतरिक स्तर होता है जिसे बोलते हैं एंडोकार्डियम,
ओके सर, अंत हृदयावरण स्तर बोल सकते हो। ये होता है मध्य स्तर। मध्य जो स्तर होता है ये एक्चुअली किससे बना होता है? रेखीय थे। ये ध्यान दें, रेखीय और अनैच्छिक, यही सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने की बात है कि इस स्तर में जो मसल्स होती है, यानी जो मसल्स होती है वो एक्चुअली कौन सी होती है? रेखीय, यानी स्ट्रेट एंड इनवॉलेंट्री। ध्यान देंगे तो इसी वजह से हृदय में लगातार अनवरत, अनवरत कर दो, यू कैसे अनकंटिन्यू कर, डिसकंटिन्यू बोलते हैं, लगातार कंटिन्यूअस अगर बात हम करें, लगातार वर्क करता है बिना रुके बिना थके। और आपको बता दूं कि हमारे शरीर की जो 3 प्रकार की मसल्स होती है, उनमें जो रेखीय मसल्स होती है, जिन्हें हमारे भाषा में कंकाली मसल से बोलते हैं, स्केलेटल मसल बोलते हैं, जो हमारे शरीर के यू कह सकते हैं कंकाल, अस्थियों के ऊपर पाई जाती है, जिसको हम लोग मूवमेंट करते हैं, जैसे हमें चलना, दौड़ना, भागना, ये, और ये इनमें सबसे जल्दी थकान इनमें होती है। और हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग होते हैं, अगर बात हम रक्त वाहिनी है, अगर कॉमन सी बात हम लोग यू कह सकते हैं, हमारे से जो मूत्र वाहिनी है, अंडवाहिनी है, शुक्र वाहिनी है, आहार नाल, इनकी भित्ति में जो मसल्स होती है वो एक्चुअली अनस्टेड होते हैं, अनैच्छिक, अरेखित और अनैच्छिक होती है, ये ध्यान देंगे आप लोग। और हार्ट में जो मसल्स होती है वो हृदय मसल्स होती है, कार्डियक मसल्स होती है, जिनकी संरचना रेखीय मसल्स की तरह और क्रियाविधि होती है उनकी अनैच्छिक, ये ध्यान देंगे। इनवॉलेंट्री भी कह सकते हैं, अनैच्छिक हो, जिनकी हमारा नियंत्रण हमारे हाथों में या हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ब्रेन उसका कंट्रोल करता है। ओके सर, तो ये आपको मतलब हृदय की मसल्स और हृदय की भित्ति बात हो गई। अब बात आती है हृदय की बाह्य संरचना में, बता दें त्रिकोणाकार होता है, इसका जो आकार होता है वो हमारे मुट्ठी के बराबर होता है, और इसका स्थित कहां होता है? बात आती है हृदय की आंतरिक संरचना। तो इसमें मैंने हृदय के लिए एक चित्र बना रखा है जो आप समझ जाएंगे। अब बात आती है हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, ये आपको बता दूं, हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, ये ध्यान से सुने। इन 4 चैम्बर में से 2 होते हैं ऑरिकल्स और 2 होते हैं वेंट्री, ये भी आप समझ जाएंगे, आलिंद और निलय। अब इसको ध्यान दें, आलिंद यानी 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। जो ओपरी चैम्बर होते हैं उन्हें आलिंद बोलते हैं और नीचे क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। ये डायग्राम मैंने रफली बनाया, अब इसका मैं समझता हूं कि आप समझ जाएंगे। अब आलिंद और जो निलय की बात हम कर रहे हैं, ऊपरी चैम्बर को हम लोग आलिंद बोलते हैं, नीचे चैम्बर को हम लोग निलय बोलते हैं। अब हृदय की बात हम करें, अगर हम लोग हृदय के भागों की बात हम करें तो ऊपरी जो आलिंद होती है इनमें से एक लेफ्ट और एक राइट होता है, यानी यहाँ पर मैं राइट ही मैं यूं कैसे जो डायग्राम बना रहा हूँ, ये हृदय का अगर जो स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं ये राइट वाला है, ये राइट अगर बात हम करेंगे, अगर इसका पृष्ठ भाग हम देख रहे हैं, अदर भाग देखेंगे तो राइट इधर आएगा। ओके सर, तो अब तो ये समझ, तो ये हमने यहाँ पर लिया राइट, यानी राइट और ओके, और ये कौन सा है? लेफ्ट। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में भी लिख सकता हूँ, आप समझ रहे होंगे, LA, लेफ्ट ऑरिकल, बायां आलिंद, आप लोग बायां आलिंद। ओके, नीचे जो चैम्बर होते हैं इनमें से एक डेफिनेटली क्या होगा? वही अगर बात हम करें दायां निलय, और ये क्या होगा? बायां निलय। ओके, इनको हम हटा लेते हैं क्योंकि तो हमने बताया दिया आपको 2 चैम्बर 4 चैम्बर होते हैं। अब बात आती है हमारा जो हृदय होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, और ये चारों चैम्बर जो होते हैं इनमें अलग अलग प्रकार के वॉल्व, वॉल्व एंड सेप्टम, यानी पट पाए जाते हैं, ये ध्यान दें। वॉल्व, ओके, हमने सुना होगा कि उसका वॉल्व चेंज हो गया, उसका वॉल्व खराब हो गया, तो हृदय में वॉल्व होते हैं, ओके, और सेप्टम होते हैं जो हृदय के चारों भागों को अलग अलग डिवाइड करते हैं। तो अब बात है राइट और जो आलिंद की बात हम करें, तो मैं यहां पर आपको बताता जा रहा हूं, यानी इससे और बाएं जो निलय है, अगर इसको बोले LV, इसे क्या बोलेंगे? RV। और आप जानते हैं कि A फॉर ऑरिकल्स, V फॉर वेंट्रिकल, लेफ्ट ईयर हमने। R की बात हम करें, दोनों आलिंदों के बीच, ये ऊपर की ओर होते हैं, दोनों आलिंदों के बीच में एक सेप्टम होता है, आप देख पा रहे हैं, पट होता है, देखिए सेप्टम देख रहे हैं, इस पट का नाम होता है अंतर आलिंद पट, जो दोनों आलिंदों को अलग करता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं अंतर आलिंद पट, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। आप समझ पा रहे होंगे, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ये पट थोड़ा तिरछा होता है, हल्का थोड़ा तिरछा होता है, इसकी वजह से राइट जो ऑरिकुल होता है, राइट ऑरिकुल, राइट वाला ऑरिकुल जो होता है वो लेफ्ट वाले से, लेफ्ट ऑरिकुल थोड़ा क्या होता है? बड़ा होता है। इसे आराम से प्रॉपर सुने और समझे।
दाहिना आलिंद बाएं आलिंद से थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि इनके बीच में जो पट होता है, सेप्टम होता है, पट यानी दीवार कह सकते हैं, ये दोनों आलिंद ये थोड़ा सा तिरछा होती, झुकी होती, इसी वजह से राइट वाला थोड़ा बड़ा होता है। ओके, राइट आलिंद बड़ा होगा, ये ध्यान देंगे आप लोग। और एक बात बता दूं, चारों कोष्ठों में निले जो होते हैं बड़े होते हैं, आलिंद जो होते हैं छोटे होते हैं, लेकिन निले आलिंदों से ढके होते हैं। ये भी मैं बता दूंगा कि निले नीचे जरूर होते हैं, पोस्चर की पोस्चर सुपेरियर है, लेकिन ये छोटे होते हैं, ये बड़े होते हैं। ओके, साथ ही इनकी जो भित्ति की बात हम करें, नीलों की जो भित्ति, नीले जो वेंट्रिकल्स होती है, उनकी भित्ति मोटी होती है, क्योंकि इसमें मसल्स होती है वो ज्यादा होती है। ये ध्यान देंगे, क्योंकि नीले ब्लड को बॉडी के सभी भागों तक क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और यहाँ पर ब्लड क्या होता है, इकट्ठा होता है। तो इनकी भित्ति यानी आलिंदों की भित्ति जो होती है, आलिंद छोटे भी होते हैं, इनकी भित्ति जो होती है कम पेश होती है कंपेयर टू नीले। ओके, तो ये दोनों की बात हो गई। अब अंदर उसी प्रकार बात हम करें जो दोनों नीले होते हैं, वह पहले आलिंदों की हम लोग बात कर रहे हैं। आलिंदों, अब दोनों जो नीचे चरण जो नीले होते हैं, नीलों को आलिंद ढके रहते हैं, अतः आलिंदों का कुछ भाग ओवरलैप होकर नीलों को ढकता है। इसी प्रकार के अपेंडेज, इसी प्रकार की संरचना बन जाती है, जो जिसे हमारे भाषा में कह सकते हैं कि फोल्ड कह सकते हैं। आलिंदों का वह भाग जो नीलों को ढकता है, उसे बोल सकते हैं ऑरिकुलर अपेंडेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरिकुलर अपेंडेक्स। आलिंदों का इसी प्रकार की परिशेषी में कह सकते हैं एक संरचना अपेंडेक्स जैसी तरह बनती है, जो नीलों को ढकती है। ये ध्यान देगा, परिशेषी में बोलते हैं उसको ऑरिकुलर अपेंडेक्स बोलते हैं। जो नीचे वाले चैनल होते हैं उन्हें हम लोग आलिंद बोलते हैं, नीले बोलते हैं, जो मैंने पहले लिख रखा है। दोनों के बीच में एक सेप्टम होता है, ये सेप्टम थोड़ा तिरछा होता है, ज्यादा तिरछा होता है, इसलिए दाएं नीले। आप देखो दायां नीले छोटा होता है। ये तो बात तो आलिंदों की। अब नीलों की बात हम करते हैं, नीलों की बात हम करें तो नीलों को हम क्या बोलेंगे, बायां जो नीला होता है, बायां कौन सा, एलवी क्या होता है, बड़ा होता है आरवी से। एल को लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वाला बड़ा होता है, क्योंकि इनके बीच में जो सेप्टम होता है, उस सेप्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, अंतर नीले पट। ओके, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, आईवीएस। आप समझ लोगे स्टूडेंट, ये बहुत ही शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ। तो ये थोड़ा तिरछा होता है, इसी वजह से आप देख ले हृदय का जो अग्रभाग है, हृदय का जो हमारा जो सबसे जो अग्रभाग है, सुपीरियर जो इसका अग्रभाग है, ये जो भाग है, इस भाग तक दायां नीला नहीं पूछ रहा, क्योंकि ये सेप्टम तिरछा होता है। अतः हृदय का अग्र जो भाग है, टॉप वाला भाग है, ये थोड़ा लेफ्ट में झुका होता है, और ये केवल किससे बना होता है, नीले से। आप समझ पा रहे हो, त्रिकोणाकार होता है। तो हृदय का ये जो बॉटम पार्ट है, यानी ये आधारी भाग और ये इसका शीर्ष भाग है। तो हृदय का जो शीर्ष भाग होता है, एपिकल भाग होता है, ये आप समझ पा रहे हैं। एपिकल जो पार्ट है, वो केवल मात्र किसी भी बना हुआ है, बाएं नीले, क्योंकि दायां नीला यहां तक, दाएं नीले की अप्रोच जो होती है यहां तक नहीं होती। कारण यू कह सकते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है, थोड़ा सा क्या होता है, तिरछा होता है, अक्सर थोड़ा वाइड होता है। आप समझ पा रहे होंगे। तो इसी वजह से अब बात आती है आलिंद नीलों की बात हम करें, इसके साथ ही मैं इंट्रोडक्शन बता दूं कि दोनों आलिंदों नीलों के बीच में एक विशेष प्रकार का सेप्टम होता है, आप देख पा रहे हैं, एक सर्कल, जिसे बोलते हैं अंतर आलिंद, जैसे कोरोनरी सर्कस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोनरी सर्कस का स्टूडेंट यहाँ पर क्या खांच है, आप समझे। आलिंदों कोई बीच में सेप्टम, नीलों की भी सेप्टम, उसी प्रकार आलिंदों नीलों के बीच एक सेप्टम होता है। आप देख पा रही है, ये जो सेप्टम देख रहे हैं, ये जो लाइन जो मैं यहां दूंगा, ये विशेष प्रकार की खांच है। इस खांच को हम लोग कोरोनरी सर्कस कहते हैं, या फिर कह सकते हैं, इसे हम क्या कर सकते हैं, अंतरा आलिंद नीलपट भी कह सकते हैं। आप देख पाते हैं, ये पट इधर भी है, लेफ्ट में भी और राइट में भी है। तो राइट अगर बात हम करें, राइट यानी दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में एक सर्कस है। अगर बात हम करें बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में एक सर्कस यानी एक सेप्टम है, एक खांच है। इसी खांच को अगर बात हम करें, इसी खांच में, यानी जिसे हम लोग पट भी कह सकते हैं, इस पट में दोनों आलिंदों के, यानी अगर बात हम दाहिनी की बात हम करें, तो दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में जो सर्कस है, उसमें एक यू कह सकते हैं, एक कपाट है, सॉरी वॉल्व होता है, जिसे कपाट कहते हैं। अब बात आती कपाटों की चल रही है, एक कपाट होता है, वो कपाट एक्चुअली क्या होता है, त्रिवलन, त्रिवलन होता है। त्रिवलन का होता है तीन पिंडों से मिलकर बनने वाला एक वॉल्व, त्रिवलन कपाट। स्टूडेंट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये आप समझे इसको, ये त्रिवलन, तीन फोल्ड, तीन पिंडों से निर्मित एक फोल्ड होता है, एक कपाट होता है, और वो केवल वन में होता है। ये कपाट क्या करता है, आलिंद से नीले में ब्लड जाएगा, तो उस ब्लड को नीले से पुनः आलिंद में जाने से रोकता, आने देता है, यानी ब्लड को वो यूं आने देगा, यानी यूनिडायरेक्शनल का अर्थ होता है
कि वो आलिंदों से ब्लड को दाएं नीले में आने देगा, लेकिन नीले से ब्लड को वापस जाने से क्या करता है, रोकता है। उस कपाट को क्या बोलते हैं, त्रिवलन कपाट, ट्राइस्कस्पिड। ओके, तो उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं बाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच जो सेप्टम है, ये तो कौन स्टूडेंट, ये तो सेप्टम है, आप देख पा रहे हैं, तो सेप्टम है। इसी सेप्टम में यहां पर यानी सल्कस में यहां पर एक कपाट होता है एक तरफा, वो जो कपाट होता है वो दो पिंडों से, उसे बोलते हैं द्विवलन बोलते हैं, द्विवलन। ओके, और द्विवलन को हम लोग बोलेंगे बाइकस्पिड वॉल्व। ओके, ये द्विवलन वॉल्व होता है और ये त्रिवलन। ये भी, इसका काम भी क्या होता है, ये भी यूनिडायरेक्शनल होता है, ये भी ब्लड को नीले से वापस आलिंद में जाने से रोकता है। ये ध्यान दीजिए, ये किसकी बात चल रही है, वॉल्व की। पहले तो हमने किसकी बात कर ली, सेप्टम की। देखो ये सेप्टम है, ये सेप्टम है, ये सेप्टम, अब वॉल्व की बात चल रही है। ओके स्टूडेंट, तो ये इनका और इनका वर्क भी क्या होता है कि ये ब्लड को केवल यूनिडायरेक्शनल आने देते हैं, आलिंदों से नीले में आने देते हैं, नीले से आलिंद जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं। अब बात हम करते हैं दाएं जो आलिंद है, अब आलिंदों की बात हम करते हैं, आलिंद नीलों की। नीलों की भित्ति की बात करते हैं, नीले की जो भित्ति होती है वो आलिंदों से मोटी होती है, और भित्ति में क्या होती है, अभी बता, तीन स्तर होंगे, एपिकॉर्डियम, मेसोकॉर्डियम, पेरिकॉर्डियम, मैंने बताया दिया आपको। ये तो पूरी भित्ति की बात हम चलेंगे। तो आलिंदों की बाएं नीले की बात हम करें, बाएं नीले की भित्ति की जो मोटाई होती है, इसकी बात हम कर रहे हैं, इसकी भित्ति की मोटाई, इसकी बात चल रही है बाएं नीले, लेफ्ट वेंट्रिकल भित्ति की मोटाई की बात हम करें, थिकनेस की बात हम करें, वो दाएं नीले की भित्ति से लगभग 3 से 4 गुना, यानी लगभग 3 to 4 टाइम क्या होती है, मोटी होती है। ओके सर, कारण होता है कि बाएं नीले जो होता है, बाएं नीले से एक महाधमनी निकलती है। क्या निकलती है, महाधमनी। आप देख पा रहे हैं, बोलते हैं महाधमनी, एरोटा, महाधमनी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि नीले से धमनियां निकलेगी, आलिंदों में सिरा आकर बोलते हैं महाधमनी निकलती, जिसको बोलते हैं कैरोटिक सिस्टमिक चाप, यानी कैरोटिक गिरवा देहिक चाप। हिंदी में लिख रहा हूं आपको, गिरवा देहिक चाप, चाप यानी धमनी को कहते हैं, ये धमनी निकलती है। ये धमनी शरीर के सभी भागों तक शुद्ध ब्लड O2 युक्त, कौन सा, O2 युक्त ब्लड की क्या करती, सप्लाई करती है। तो शरीर के सभी भागों तक ब्लड का जो पंपिंग होती है वो बाएं नीले से होती है। तो यहां पर हृदय को काफी दूरी तक पुश किया जाता है, इसलिए इसकी भित्ति क्या होती है, थोड़ी मोटी होती है। और दायां जो नीला होता है, इसकी भित्ति थोड़ी सी कम मोटी होती है कंपेयर टू बाएं नीले, क्योंकि यहां से एक वो निकलती है, अगर बात हम करें पल्मोनरी धमनी, क्या निकलती है, पल्मोनरी धमनी। और ये मैंने आपको लास्ट में बता दिया था कि पल्मोनरी धमनी वो धमनी होती है जो दाएं नीले से अशुद्ध ब्लड को, कौन से ब्लड को, अशुद्ध CO2 युक्त ब्लड को लेकर कहां जाती है, लंग्स में, फेफड़ों में जाती है। अतः यहां से, और हम जानते हैं फेफड़े, एक्चुअली हम लोग जानते हैं फेफड़े कहां पर है, वक्ष में, हार्ट भी कहां पर, वक्ष में। तो ऐसे में यहां से जो यूं कह सकते हैं कि CO2 युक्त जो ब्लड है, यानी CO2 युक्त ब्लड है, वो कम दूरी तक पंप होगा, अतः इसकी भित्ति ज्यादा मोटी नहीं होती, क्योंकि हार्ट और लंग्स दोनों पास में होते हैं। तो यहां से केवल एक पल्मोनरी निकलती है, यहां से बड़ी एरोटा निकलती, बड़ी एरोटा निकलती, महाधमनी निकलती है, जो शरीर के सभी भागों तक ब्लड को क्या करेगी, पंप करेगी। तो यहां पर इसकी भित्ति जो होगी, इसकी भित्ति क्या होगी, मोटी होगी। लेकिन व्यास की बात हम करें, कॉमन सी बात है, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं, तो इसका व्यास जो होता है, व्यास यहां ज्यादा होता है, यहां व्यास क्या होता है, कम, क्योंकि इसकी भित्ति मोटाई क्या होती है, ज्यादा। तो हम जानते हैं कि किसी भी संरचना की अगर भित्ति की मोटाई ज्यादा होगी तो उसके अंदर का जो ल्यूमन होगा, गुहा होगा, व्यास, वो क्या होगा, कम होगा। तो ये ध्यान देंगे, इसका व्यास ज्यादा होगा अंदर का, इसका व्यास कम होगा, क्योंकि इसकी भित्ति मोटाई क्या है, कम, इसकी भित्ति मोटाई ज्यादा। तो ये मैं काफी कुछ आपको लिखने का प्रयास मैं बता रहा हूं। अब बात आती है, आलिंदों की भित्ति में भी 3 स्तर होते हैं नीले के, लेकिन आलिंदों की भित्ति ज्यादा मोटी नहीं होती है, ध्यान दें, क्योंकि यहां से ब्लड को कहां पंप करना होता है, केवल नीलों में। आप देख रहे हैं यहां से ब्लड केवल कहां पर भेजा जाएगा, तो यहां पर इनकी भित्ति में जब संकुचन होगा, संकुचन सिस्टोल होगा, तो ब्लड यहां से यही पूछेगा, यानी आलिंदों से नीले, बहुत ही कम दूरी में। ओके सर, यहां से ब्लड जो होगा शरीर के भागों तक पंप होगा, तो इनकी भित्ति क्या होगी, मोटी होगी और ज्यादा मस्कुलर होगी कंपेयर टू ऑरिकुलर। ओके, ये सर हमें बता दी, आलिंद हो गए, अब सेप्टम हो गए। अब बात हम लोग करते हैं दोनों आलिंदों की बात हम करते हैं। दाहिना जो आलिंद होता है, दाहिने आलिंद में 2 महाशिरा है, दाहिने आलिंद में 2 महाशिरा खुलती है, अग्र महाशिरा, ओके, और एक कौन सी खुलती है, पश्चिम महाशिरा। इसको बहुत ही इजी वे में मैं यहां भी लिख सकता हूं, आप लोग समझे तो, ये तो मैं हटा रहा हूं, आप समझ भी गए।
तो अग्र और मासिरा, अग्र मासिरा यूं कह सकते हैं, सुपीरियर और पोस्टीरियर जो मासिरा होती है ये हमारे शरीर के सभी अंगों से, राइट, सभी अंगों से और हृदय की भित्ति से, हृदय की स्वयं की भित्ति से भी अशुद्ध ब्लड आलिंद में आएगा। लेकिन उसको लेकर आने के लिए ये मासिरा नहीं होती, एक अलग से धमनी सिरा होती है जिसे बोलते हैं कोरोनरी धमनी बोलते हैं, कोरोनरी सिरा बोलते हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि हृदय की भित्ति से अशुद्ध ब्लड को लेकर जाने के लिए कोरोनरी सिरा होती है और एक कोरोनरी सिरा आगे जाकर महासिरा में जाके खुलती है। ओके सर, तो कॉमन सी बात है कि अग्र और पश्चिम मासिरा, दो मासिरा होती है, ये दोनों मासिराएं दाहिने आलिंद में, कौन सा आलिंद में, दाहिने आलिंद में CO2 युक्त अशुद्ध रक्त को लेकर आती है शरीर के सभी अंगों से। तो शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध ब्लड होता है, यानी शरीर की बात हम करें, बॉडी होगी और बॉडी के साथ साथ हार्ट वॉल, ये ध्यान दें, हार्ट सभी के शरीर के सभी भागों से ब्लड को कलेक्ट करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन हृदय की भित्ति जो होती है उसे भी CO2 युक्त ब्लड को भेजना होता है और O2 ब्लड को लेना होता है। तो हृदय की भित्ति तथा शरीर के सभी भागों से बॉडी और हार्ट वॉल्स, राइट सर, इन सभी से CO2 युक्त ब्लड एक्चुअली में कहां पर आएगा, महाशिरा, अग्र और पश्चिमा, यहां पे लिख रहा हूं, आप लोग सब पर महाशिरा है, और ये महाशिरा क्या होती है, दो होती है, ओके, वेना को बोलते हैं। इन महाशिराओं द्वारा ब्लड कहां पर आएगा, इस डायग्राम में समझो दाएं आलिंद में, आप समझ जाइए। हालांकि ये टॉपिक अभी करें, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो बनेंगे हृदय की क्रियाविधि, हृदय की मैकेनिज्म पढ़ेंगे, हृदय का हार्ट बीट पढ़ेंगे, तो समझ आ जाएगा कि हार्ट हमारा किस प्रकार वर्क करता है। तो शरीर के सभी अंगों से CO2 युक्त ब्लड यानी अशुद्ध जो ब्लड होता है वो महाशिराओं द्वारा, दो महाशिराओं द्वारा दाएं आलिंद में आता है। ओके सर, ये ध्यान दें। और शरीर का यूं कह सकते हैं कि जो हमारा लंग्स है, फेफड़ों की बात हम करें, लंग्स इनके पास होते हैं, लंग्स से 4, कितनी, 4 पल्मोनरी, लंग्स से 4 पल्मोनरी सिराएं, यानी 4 पल्मोनरी सिराएं लंग्स से निकल जाती है, और ये 4 मैंने ओके, ये 4 पल्मोनरी सिराएं अलग अलग बाएं आलिंद में कौन सा ब्लड को लेकर आती है, शुद्ध को, O2 प्योर ब्लड, कहां से, लंग्स से। ओके, तो आलिंदों में ब्लड एक्चुअल में दाएं आलिंद में पूरे शरीर का अशुद्ध ब्लड यहां पर आएगा और यहां से प्योर ब्लड यहां पर आएगा, लंग्स से O2 युक्त ब्लड आएगा। उसके बाद में आलिंदों जहां पर अग्र पश्चिमा जहां खिराक होती है वहां विशेष एक कपाट होता है, ये कपाट यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कपाट होता है, वो कपाट, ये कपाट है, ये कपाट यूस्ट्रिकन कपाट है, यूस्ट्रिकन कपाट। ये कपाट क्या करता है, शिराओं से अग्र और पश्चिम महाशिरा जो आया गया अशुद्ध ब्लड होता है उस ब्लड को वापस से इन शिराओं में जाने से, ये भी कौन सा कपाट होगा, एक तरफा यूनि डायरेक्शनल वॉल्व होगा जो अशुद्ध ब्लड को आलिंद से पुनः महाशिरा में जाने से रोकता है। यही कार्य इन कपाटों का है, लेकिन ये कपाट यहां स्थित, ये कपाट यहां स्थित, और यहां पर जो होता है, यहां पर एक कपाट है, मस्कुलर कपाट है, इसका काम क्या होता है, अशुद्ध ब्लड को पुनः इन पल्मोनरी सिराओं में जाने से क्या करता है, रोकता है। अब बात हम लोग एक बात और कर लें, ये तो है सर सिराएं और ये कौन है, धमनियां। जहां पल्मोनरी धमनी और हमारी जो महाधमनी करती है, यहां एक विशेष प्रकार की 3, यानी इधर भी 3 इधर भी 3, यानी 3 सेमी ल्यूनर, यानी 3 अर्धचंद्राकार कपाट, यानी 3 अर्धचंद्राकार कपाट यहां होते हैं। ओके फ्रेंड, थोड़ी जगह कम है, 3 अर्धचंद्राकार कपाट कहां पर होते हैं, यहां पर होते हैं जहां से महाधमनी निकलती है, और जहां दाएं निलय से पल्मोनरी, कौन सी, पल्मोनरी निकलती है, वहां पर भी 3 अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। इसका काम भी क्या है, ये भी ब्लड को इन धमनियों से पुनः निलय में आने से क्या करते हैं, रोकते हैं। तो इन सभी कपाट, सभी वॉल्व का जो मेन काम आप देख रहे हैं, मेन काम इन सभी का क्या है, यूनि डायरेक्शन, यानी ये ब्लड को केवल यूनि डायरेक्शन में फ्लो होने में अलाउड करते हैं, जबकि अपोजिट डायरेक्शन जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं। बस ये ध्यान दें कौन सा वाल्व कहां पर स्थित है, ये ध्यान देंगे, यहां पर यूस्ट्रिकन कपाट है, जो साइनो ऑरिकुलर, ये ध्यान दें साइनो ऑरिकुलर वाल्व का एक्चुअली कौन है, अवशेषियम है, कौन सा, अव से वेस्टिबुल ऑर्गन, वेस्टिबुल वाल्व है। ओके, यहां पर त्रिवलन कपाट या द्विवलन कपाट, ये छोटे क्वेश्चन है, ये ध्यान दें, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहां पर सेमी ल्यूनर, यानी सेमी ल्यूनर अर्धचंद्राकार कपाट यह होते हैं जिनका काम ब्लड को अपोजिट फ्लो में हो जाने से रोकना होता है। ओके सर, तो ये हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब देखो ध्यान दें,
इसका वर्क कैसे, हार्ट की जो ब्लड की जो क्रियाविधि होगी वो कैसे होगी, वो तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। इधर शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध ब्लड अग्र पश्चिमाशिरा लेकर यहां पर आएगी। आपको बता दूं कि दोनों आलिंद एक साथ फील होते हैं, ये नहीं अलग अलग, लेकिन मैं समझा रहा हूं आपको। तो अशुद्ध ब्लड यहां पर आया, ये अशुद्ध ब्लड दाएं आलिंद से, दाएं आलिंदों के बढ़ने से दाएं आलिंदों में क्या होगा, संकुचन होगा, और दाएं आलिंद संकुचन से ये कपड़ खुल जाएगा और ब्लड, अशुद्ध ब्लड दाएं आलिंद से दाएं नीले में आ जाएगा। ये भी कौन सा ब्लड है, CO2। अब CO2 युक्त ब्लड दाएं निलय से पल्मोनरी धमनी, कौन सी, पल्मोनरी धमनी लेकर कहां जाएगी, लंग्स में, फेफड़ों में जाएगी। ओके फ्रेंड, फेफड़ों जाएगी। फेफड़ों में यहां पर O2 और CO2 का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं हमारे द्वारा वेंटिलेशन जो प्रोसेस होता है, स्वांतन प्रोसेस होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेल में हम लोग क्या करते हैं, एयर को भरते हैं, तो वायु द्वारा जो हम लोग वायु हमारे फेफड़ों भरते हैं, उस वायु में स्थित ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन तो चली जाएगी, इस पल्मोनरी धमनी द्वारा लाई गई ब्लड में चली जाएगी। O2 CO2 का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। तो पल्मोनरी धमनी में के द्वारा लेकर गया जो ब्लड है वो CO2 है। ये CO2 एक्चुअल में हमारे फेफड़ों में आ जाएगी और फेफड़ों में ली गई वायु से O2 कहां चली जाएगी, ब्लड में। तो ब्लड यहां पर क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। गैस वाला आप समझ पा रहे होंगे। तो अब इस लंग्स में ब्लड के शुद्धिकरण होने के बाद लंग्स से 4 पल्मोनरी धमनियां उस O2 ब्लड को लेकर वापस कहां जाएगी, हृदय में। तो हृदय में ब्लड, अब ध्यान दीजिए अभी भी, और हृदय में ये ब्लड यहां पर कौन सा ब्लड है, शुद्ध, और यहां पर कौन सा था, अशुद्ध। ये दोनों प्रोसेस साथ होते हैं, ये मैं एक चक्कर समझा रहा हूं। तो यहां पर O2 ब्लड जब आएगा बाएं आलिंद से बाएं निलय में आएगा, और बाएं निलय से क्या निकलती है, महाधमनी। तो ये महाधमनी क्या करेगी, इस O2 ब्लड को, प्योर ब्लड को शरीर के पूरे ऑर्गन्स में इसकी सप्लाई करती है। इसे बोलते हैं हार्ट साइकिल। ये एक हार्ट साइकिल है जिसके दौरान दो कर्मी प्रोसेस हो रहे हैं, संकुचन, शीतलन। और संकुचन किसका, आलिंदों का, यानी आलिंदों का शीतलन, फिर नीलों का शीतलन, फिर संकुचन और फिर संकुचन। यानी ध्यान से अगर बात हम करें तो आलिंदों का, नीलों का संकुचन और शीतलन, इनको मिलाकर हम बोलते हैं हृदय चक्र बोलते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हृदय के एक परिसंचरण के दौरान, हृदय शरीर के पूरे भागों में चक्कर लगाने के दौरान हृदय में ब्लड 2 बार आता है। ब्लड 2 बार आता है, एक बार दायां में अशुद्ध अवस्था में और एक बार आता है ऑक्सीजन यानी शुद्ध अवस्था में। तो 2 बार आने वाले से बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण तंत्र। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी क्लियर हो रहा है। तो अभी मैंने हृदय की केवल आंतरिक बनावट समझा कर बताने का प्रयास किया कि आलिंद जो होते हैं, आलिंद में शिराएं खुलती है, और ये पल्मोनरी शिरा और पल्मोनरी जो धमनी होती है वो धमनियों और शिराओं का क्या है, अपवाद है, क्योंकि धमनियों में हमेशा प्योर ब्लड होता है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी धमनी जिसमें CO2 युक्त ब्लड का क्या होता है, फ्लो होता है, प्रवाह होता है। और पल्मोनरी शिरा, शिरा में साथ कौन सा ब्लड होता है, अशुद्ध, लेकिन पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी कौन है, फुफ्फुस, फेफड़ों से, पल्मोनरी शिरा जो है उसमें O2 युक्त यानी शुद्ध ब्लड क्या होता है, सप्लाई होता है। तो ये एक्चुअली इन दोनों का क्या एक्सटेंसिव है, यानी अपवाद है। तो आप समझ चुके होंगे। तो इस वॉल हृदय में कितने चैम्बर, 4 चैम्बर, आलिंद, निलय, सेप्टेम्बर बता दिया था। अब एक छोटा पॉइंट और बताना चाहूंगा ताकि समझ जाए। मानव में जो हृदय है वो सर एक्चुअली आप देख पा रहे हैं हृदय 2 प्रकार, न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक। तो मानव में जो हृदय है स्तनधारी में वो मायोजेनिक है, मायोजेनिक। आप समझे, मायोजेनिक का मतलब पेशीजनित, पेशीजनित, क्योंकि इसकी भित्ति में, पेशीजनित क्यों बोला, क्योंकि इसकी भित्ति में पेशी होती है, वो तो ही, लेकिन इसका एक कारण हो रहा है कि इस प्रकार के हृदय में हृदय स्पंदन के लिए एक विशेष प्रकार की गुंडी या विशेष प्रकार का एक नोड होता है जो पेशियों और तंतुओं से मिलकर बना होता है, वो हृदय के अंदर स्थित होता है। मैं फिर कह रहा हूं, मायोजेनिक और ये तो न्यूरोजेनिक। तो न्यूरोजेनिक जो हृदय होता है वो एक्चुअल में सर स्तनधारियों के, जो स्तनधारी और एविस के अलावा जो अन्य जंतुओं की बात हम करें, पीसीज की बात हम करें, एम्फीबिया की बात करें, इनमें क्या होता है, जो हार्ट होता है उसमें स्पंदन जो होता है, यानी स्पंदन कंट्रोल करने वाली जो गुंडी होती है वो हृदय के बाहर होती है। जबकि मायोजेनिक हृदय, मानव में मायोजेनिक यानी पेशियों निर्मित हृदय, क्योंकि इसमें पेशियों से निर्मित विशेष प्रकार की नोड होती है जो हृदय के अंदर ही होती है, जो हृदय स्पंदन की शुरुआत करती है। यानी हृदय का जो स्पंदन होता है, हृदय की जो धड़कन होती है वो सर एक्चुअली हृदय के अंदर से होती है। यानी हर स्पंदन या गति के लिए ये विशेष प्रकार का क्या जरूरी है, उद्दीपन, स्टिमुलस। बिना उद्दीपन के हम कोई कार्य नहीं करते। तो हृदय मूवमेंट के लिए जो उद्दीपन है, स्टिमुलस है, वो हृदय के अंदर ही उत्पन्न होते हैं, ये ध्यान दें। और यहाँ पर एक नोड होती है, वो नोड होती है SAN, ये ध्यान में यहाँ लिख रहा हूं SAN। और इसी वजह से ये हृदय चूंकि मायोजेनिक है, तो हृदय स्पंदन की शुरुआत हृदय के कहां से होती है स्टूडेंट,
SAN से। और ये हृदय के स्पंदन यानी हृदय के मोमेंट यानी गति का नियंत्रण करता है। इसीलिए SAN को मैं इसका नाम बता दूं, साइनो ऑरिकुलर नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड। ओके सर, ये घुंडी होती है जिसको अगर बात हम करें शिरा आलिंद नोड, क्योंकि ये एक्चुअल में जो पश्चिम माशिरा होती है, कौन सी पश्चिम माशिरा अग्र माशिरा जहां होती है उसके पास ही दाएं आलिंद के ऊपरी भाग में पाए वाली पेशी है, इसका नोड है। और ये नोड एक्चुअल में पेशियों और तंतुओं से मिलकर बना होता है और यही हृदय के स्पंदन का नियंत्रण करता है। इसीलिए हम इसको पेसमेकर, हृदय का क्या कहते हैं, पेसमेकर यानी गति निर्धारक, गति नियंत्रण करने वाला बोलते हैं SAN। और ये कहां होता है, राइट आलिंद में होता है। ओके, इसी आलिंद से विभिन्न प्रकार की पेशियां, यानी इसमें एक्चुअली क्या क्या होती है, इसमें अनुकंपी तंत्रिका है, अनुकंपी तंत्रिका तंतु और परानुकंपी तंत्रिका तंतु। और ये दोनों तंतु कहां से आ रहे हैं, परानुकंपी और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से। और हम जानते हैं कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के तंतु हृदय स्पंदन की दर को तेज करते हैं, तो वेगस, और परानुकंपी तंत्रिका तंतु जो होते हैं उसकी गति क्या करते हैं, कम करते हैं। इस प्रकार एक बढ़ाता और एक घटाता है। और ये तंत्रिका तंत्र हमारे चैप्टर में नहीं, बता दूं कि हमारा तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है उसके दो भाग है, अनुकंपी प्रवाह। ये दोनों तंत्र एक दूसरे के अपोजिट कार्य करके शरीर के सभी क्रियाओं का समस्थापन करते हैं। तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के तंतु हृदय गति को बढ़ाते हैं, एक्सीलरेट करते हैं, और परानुकंपी क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं यानी घटाते हैं। ओके सर, इस प्रकार हृदय की गति क्या बनी रहती है, नॉर्मल। और मानव में हृदय के जो स्पंदन है वो बता दूंगा 72 पर मिनट, यानी 1 मिनट में हमारा हृदय का जो स्पंदन होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, 1 मिनट में 72, और एक स्पंदन में जो समय लगता है 60/70, ओके 0.8, हृदय के एक स्पंदन में, एक धड़कन में 0.8 सेकंड का समय लगता है। 0.8 सेकंड में हमारा हृदय के सभी भागों से ब्लड आ जाता है और चला भी जाता है। ये ध्यान सुने। तो ये ऐसे नोड है पेशियों से, और इसी नोड में पेशियां कौन कौन, अनुकंपी और परानुकंपी, जिसे वेगस बोलते हैं, और तंत्रिका तंतु होता है, ब्लड वेसल। और ये तंतु निकलकर इसी एसएन से निकलकर ये तंत्रिका तंतु आगे जाकर दूसरे तंतु में जाते हैं, दूसरी गुंडी होती है, उस गुंडी का नाम है एवीएन। एवीएन स्टूडेंट ध्यान दें, एसएन और एसएन से निकलकर निकलने वाले तंतु, एसएन निकल तंतु आगे जाकर कहां जाएंगे, एवीएन। तो हृदय में दो प्रकार की पेशियों से निर्मित एक नोड का तो गुच्छा होता है, एसएन और एवीएन। एसएन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेसमेकर। ये इसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी पेसमेकर। ओके सर, इसमें भी वही वो तंतु आके यहाँ पर आगे, इसमें को अनुकंपी परानुकंपी, इसे बोले ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड। ये भी आलिंद में, ये कहां पर होगा, जो कोरोनरी सल्कस होता है, लेकिन ये भी कहां होगा, दाएं आलिंद में होगा, दाएं आलिंद में नीचे की ओर, जहां पर आलिंद नीले जो पट होता है, आलिंद नीला पट या सल्क होता है, उसके ऊपर के पाए वाला एक तंतु है जिसको हमने क्या नाम दिया, एवीएन, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड, यानी आलिंद निलय गुंडी, आलिंद निलय गुंडी। इससे निकलने वाली पेशी तंतु आगे जाकर ये पेशी, और मैं बता दूं हृदय की पूरी हृदय की भित्ति में मसल्स पेशी होती है, बता रहा हूं। तो ये मसल एक्चुअल हृदय की भित्ति वाली दो भित्ति में चली जाएगी, और ये एवीएन से निकल तंतु निकलकर एक विशेष प्रकार तंतु निकलते हैं। ये विशेष प्रकार तंतुओं के गुच्छ को हम बोलते हैं हिज का बंडल, बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज। एक साइंटिस्ट है, इधर ये भी तंतु कौन से, वही परानुकंपी और अनुकंपी। ये तंतु आगे निकलकर हृदय के नीलों की भित्ति में चले जाएंगे, और आगे जाकर ये विशेष तंतु बदल जाएंगे जिन्हें बोलते हैं पुरकिंजे फिलामेंट्स। ये ध्यान दें ये स्टूडेंट, पुरकिंजे तंतु। ये पुरकिंजे तंतु एक्चुअली कहां चले गए, हृदय के नीलों में, और ये हृदय के नीलों में संकुचन की क्रिया को और शीतलन की क्रिया को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो हृदय स्पंदन की क्रिया का जो शुरुआत एसएन से होती है, और ये स्पंदन एसएन से निकलकर कहेंगे एवीएन में, एवीएन से निकलकर हिज के बंडल में। हिज के बंडल कौन है, हिज साइंटिस्ट है, बंडल मतलब इनका डिस्कवर्ड बाय हिज साइंटिस्ट, इसलिए इनको बंडल ऑफ हिज बोल सकते हैं। और बंडल क्या होगा सर, तंतुओं का गुच्छा। ये निकलकर हृदय के नीलों में जाएगा, और इसके तंतु आगे जाकर परकिंजे तंतु बदल जाते हैं, ये खुल जाते हैं, और इस प्रकार हृदय में स्पंदन की शुरुआत होती है, धड़कन शुरुआत होती है। तो इसीलिए इस प्रकार हृदय को क्या बोलते हैं, मायोजेनिक। तो स्टूडेंट ये हृदय की बनावट को लेकर मैंने समझा दिया। एक छोटा कॉन्टूर मेरे दिमाग आ रहा है कि अंतःनिलय अंतःनिलय जो पट्ट है, ये देखो, ये अंतःनिलय पट्ट देखो, स्टूडेंट देख पा रहे हैं। तो अंतःनिलय पट्ट में यानी कर सकते हैं नीचे की ओर एक, यहां पर एक गड्ढा होता है, एक गर्त होता है। ओके सर, स्टूडेंट गर्त होता है कब, वयस्क अवस्था जन्म के बाद। इस गड्ढे को बोलते हैं फोसा ओवलिस,
फोसा ओविलिस। ओके, फोसा ओविलिस बोलते हैं गर्भ। ये गड्ढा जब भ्रूणावस्था, जब ये शिशु, जब ये जिस हृदय की बात हम कर रहे हैं, जन्म के बाद में आई फोसा ओविलिस एक गर्भ होता गड्ढा। ये गड्ढा एक अवशेष है, एक वेस्टिब्यूल्स है, क्योंकि भ्रूणावस्था में इसी गड्ढे की जगह एक छिद्र होता था। क्या होता है? एक छिद्र, स्पोर होता था, जिसे बोलते हैं फोरामेन ओविलिस। फोरामेन ओविलिस। ओके सर, फोसा ओविलिस एक गर्भ यानी एक गड्ढे का एक्चुअल में एक अवशेष है। गड्ढा मतलब भर चुका है। ये गड्ढा भ्रूणावस्था में किस रूप में पाया जाता था? एक छिद्र के रूप में। ध्यान दें, छिद्र के रूप में पाया जाता है। और इसी गड्ढे के चारों तरफ विशेष प्रकार का एक एनुलर, एक यू कर सकते हैं, ये बोलते हैं एनुलस फोसा, एनुलस फोसा बोलते हैं, यानी इसकी चारों तरफ का एक आवरण बोलते हैं। लेकिन ये जो गर्भ एक्चुअली क्या भरा हुआ गड्ढा है, जो भ्रूणावस्था में छिद्र को पाया जाता है, क्योंकि भ्रूणावस्था के दौरान लंग्स हमारे एक्टिव नहीं हो पाते, क्योंकि बोन का भी एब्रियोजेनेसिस प्रोसेस है। तो उस दौरान ब्लड जो होता है, यानी दो आलिंद से जो अशुद्ध ब्लड है वो दाएं बाएं आलिंद चला जाता है। लेकिन वयस्क अवस्था होने के बाद, जन्म के बाद में गड्ढा बंद हो जाता है, और बंद होने के बाद इसमें क्या हो जाता है? गड्ढा गर्त रह जाता है, छिद्र क्या हो जाता है? गर्त। ओके सर, और ये गर्त होने की वजह से हृदय में या शरीर के किसी भी भाग में हमारे शुद्ध और अशुद्ध ब्लड आपस में मिल नहीं पाते हैं। तो ये ध्यान दें। लेकिन कभी कभार जन्म के बाद भी ये जो छिद्र है बंद नहीं हो पाता, और इस वजह से छिद्र ही रह जाता है, जिससे उस शिशु का अशुद्ध और शुद्ध ब्लड मिल जाते हैं। और इस प्रकार के शिशु का ये गर्भ या तो जन्म के बाद अपने आप बंद हो जाता है, या फिर ऑपरेशन करके बंद करना पड़ता है, या कभी कभार बंद नहीं हो पाता है। तो बच्चे की शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिलने से बच्चे का शरीर नीला पड़ जाता है, जिसे बोलते हैं ब्लू बेबी। क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी। और बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है अगर चिकित्सा के अभाव में। लेकिन ये आज चिकित्सा का इतना ज्यादा विकास, या इतना ज्यादा कर सकते हैं, अगर बात हम डेवलप हो चुका है चिकित्सा सुविधाएं, कि आज इस प्रकार के रोगों को इजीएस्ट छोटे से ऑपरेशन के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। तो ये मैंने आपको करीब हार्ट की पूरी बनावट मैंने पूरी बता दी, और साथ ही हृदय की आंतरिक संरचना ये बता दी कि कौन सा तंतु कहां पर मौजूद है। क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो में लेकर आऊंगा वो लेकर आऊंगा हृदय स्पंदन। तो हृदय स्पंदन की शुरुआत ऐसे है, फिर ऐसे से तंतु निकलकर एवियन से हिस्का बंडल से पर्किन, इस प्रकार पूरे हृदय में ये स्पंदन फैल जाता है, और हृदय में संकुचन और शिथिलन होता है। इस प्रकार हृदय को मायोजेनिक कहते हैं। इस प्रकार वीडियो पूरा सुने, और मैं नोट्स भी भेज रहा हूं ताकि आप इसको कवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।